नमस्कार, मेरा नाम है नील। आलोक धनवा की एक कविता है कि यह कविता नहीं है, यह गोली चलाने की समझ है, जो हम जैसे तमाम कलम चलाने वालों को, तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। आप इस कविता में हिंसा के इस्तेमाल से या हिंसा के इस्तेमाल के समर्थन से सहमत या असहमत हो सकते हैं, मैं असहमत हूँ। लेकिन उस पद को इस्तेमाल करते हुए, इस मेटाफर को इस्तेमाल करते हुए ही हमें आज के इस संपादकीय को देखना होगा, जिसमें भारतीय कृषि आंदोलन से जुड़े एक कृषि नेता ने उन तमाम तर्कों का उत्तर दिया है, जो तर्क अलग-अलग समय पर तमाम राजनेताओं द्वारा दिए गए हैं, तमाम अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि ये महज एडिटोरियल नहीं है, ये वो तर्क हैं जिनको इस्तेमाल करने का तरीका ये लोग, ये नेता, ये किसान नेता दूसरे लोगों से सीख रहे हैं। देखते हैं इस संपादकीय में क्या कहा गया है, बिंदुवार रूप से हम इसको देखेंगे। इससे पहले बस हम ये जान लेते हैं कि हमने एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दूसरे एडिटोरियल्स की चर्चा की थी। उसमें बताया गया था कि क्यों इसको लीगल गारंटी देना, कानूनी मान्यता देना मुश्किल है। ये एक दूसरे पक्ष से हमें रूबरू कराएगा, जिसमें बताया गया है कि क्यों वो तर्क ठीक नहीं थे और इनके पास क्या तर्क है। इन दोनों तर्कों को जानकर आप अपने मन में एक बैलेंस्ड व्यू बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये संपादकीय कहता है, पुष्पेंद्र साहब कहते हैं कि 1 साल के दरमियान, 1 साल के लगभग चलने के बाद किसान आंदोलन वापस लिया गया। इस सहमति के बाद कि जो 3 फार्म लॉज थे, जो 3 कृषि कानून थे, उनको वापस ले लिया गया है और इस बात पर भी सहमति बनी है कि एक कमिटी बैठेगी जो एमएसपी पर लीगल गारंटी की डिमांड है, जो एमएसपी को एक कानूनी मान्यता देने की डिमांड है किसानों की, इस पर राय मशवरा करेगी और फिर डिसीजन लेगी। उसके बाद से ये संपादकीय कहता है कि इस मुद्दे पर बहुत बहस हो रही है। बहस मुख्यतः इस बात पर केंद्रित है कि इस चीज का आर्थिक मूल्य कितना होगा, क्या सरकार और देश उस आर्थिक मूल्य को वहन कर सकता है कि नहीं। ये उसी संपादकीय की चर्चा भी करते हैं जिसको हमने भी 20 दिसंबर के रोज इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था, जिसमें अशोक गुलाटी साहब और श्वेता साइनी साहिबा ने लिखा था उसके खिलाफ कि किस प्रकार से एमएसपी का लीगल गारंटी दिया जाना मुश्किल है, क्या-क्या मुश्किलें हैं। ये कहते हैं, ये संपादकीय कहता है कि हम कैसे इस एक-एक तर्क को इसका उत्तर दे पाएंगे और झुठला पाएंगे। उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि उस संपादकीय में दावा किया गया था कि लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे अगर सरकारों को महज 10% फसलें भी खरीदनी है उन 23 फसलों में से जिन पर एमएसपी दिया जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं तर्कों की। वो कह रहे हैं कि ये पहला तर्क ही झूठा था। अब वो बताएंगे इन तर्कों के दरमियान कि कैसे वो ऐसा कह पा रहे हैं। वो कहते हैं पहले तो हम अपनी डिमांड को साफ-साफ रखते हैं। हमारे डिमांड के, यानी किसानों के डिमांड के 2 हिस्से हैं। पहला कि एमएसपी जो है वो कैलकुलेट जो किया जाता है, उसको कैलकुलेशन का आधार स्पष्ट किया जाए, ठीक किया जाए। और वो बात हवा में नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको जोड़ा जाए कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन C2 के आधार पे। आप पूछेंगे ये C2 क्या है? C2 है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक किसान को फसल उगाने में जितनी भी लागत लग रही है, उनमें सब चीजों का बिंदुवार विवरण हो कि इन सब चीजों को उसमें जोड़ा जाएगा। उसकी खुद का जो लेबर है उसकी भी कीमत होगी, उसके घर के लोग अगर उस काम में लगे हुए हैं तो उनके लेबर की भी एक कीमत होगी। इन सबको जोड़ा जाए, जैसा कि स्वामीनाथन कमीशन ने भी कहा था। क्या कहा था स्वामीनाथन कमीशन ने? कि जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर किसानों को 50% का फायदा सरकारों को देना चाहिए, तभी कृषि मुनाफा योग्य रहेगी, तभी किसान भारतीय समाज में प्रगति कर सकेंगे। तो कह रहे हैं कि पहली डिमांड तो हमारी ये है कि एमएसपी को जोड़ने का तरीका ये हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी डिमांड क्या है? वो कह रहे हैं कि दूसरी डिमांड है कि जो 23 फसलें जिनका एमएसपी अभी सरकार देती है, 22 फसलें और एक शुगर केन, 23 फसलें जिनका एमएसपी सरकार देती है, उनको लीगली ये मैंडेट कर देना चाहिए कि कोई भी खरीदे। कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोई भी खरीदे और कोई भी जो मार्केट में आना चाहे वो वही आए जो एमएसपी या एमएसपी से ऊपर
उसका मूल्य चुकाने को तैयार है। यानी कि एमएसपी को वो कह रहे हैं कि आप रिजर्व मूल्य बना दीजिए कि इससे कम में इस फसल को खरीदा नहीं जा सकेगा, लीगली नहीं खरीदा जा सकेगा इससे कम कीमत पर। यानी कि किसान कभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारें सारी की सारी जो 23 फसलें हैं उसका जो पूरा आउटपुट है वो सरकारें ही खरीद लें। वो केवल ये कह रहे हैं कि जो कोई कितना भी खरीदे, कितना भी खरीदना चाहता हो, एमएसपी से नीचे की कीमत पर उसको खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसका मतलब, और इसके साथ में लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि सरकारें एक बड़ा हिस्सा तो खरीदती ही हैं, एक बड़ी क्वांटिटी तो खरीदती ही हैं। क्यों खरीदती हैं? क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो देश के लगभग 66-67% लोगों को राशन दिया जाता है, 67% लोगों को जो राशन दिया जाता है बहुत कम मूल्य पर, उसके लिए सरकारों को खरीदना तो पड़ता ही है, तो सरकारें भी खरीदेंगी। लेकिन किसानों की डिमांड क्या है कि एमएसपी को रिजर्व मूल्य घोषित कर दिया जाए कि कोई भी इस कीमत से कम पर फसलों को, उन 23 फसलों को खरीद ना पाए। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि देखिए हमने डिमांड साफ कर दी, अब हम इसके अर्थशास्त्र पर आते हैं। अर्थशास्त्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो पूरी वैल्यू है इन 23 फसलों की, वो 2020-21 में 12 लाख करोड़ थी। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गणित तो है नहीं इसको पहचान पाना। वो कह रहे हैं कि हम इस गणित पर कैसे पहुंचे कि गवर्नमेंट के जो फिगर है कि पूरे देश में कितना एनुअल प्रोडक्शन हुआ इन 23 फसलों का, उन 23 फसलों के एनुअल प्रोडक्शन को हमने उनके एमएसपी से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना आसान गणित है। तो आया कि उन सब फसलों की कीमत मिलाकर 12 लाख करोड़ बैठती है। इसके बाद यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सारी फसलें जो उगाई गई हैं वो सारी तो बेच नहीं दी जाती हैं। भाई हम कहते हैं ना कि किसान जो है वो देश की जनसंख्या का आधा से अधिक हिस्सा है। 50% भी मान लें तो उस 50% हिस्से को अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए उन फसलों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जानवरों के लाइव स्टॉक के लिए जो उसके लिए खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है, अगले फसल की साइकिल के लिए, अगले फसल के चक्र के लिए बीजों की जरूरत पड़ती है। गांव के अंदर अंदर कुछ फसलों का विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, इसके बदले ये मिल गया, इसके बदले वो मिल गया, तो इस प्रकार से भी एक्सचेंज हो जाता है। तो इन सब में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की फसल तो इस प्रकार ही कंज्यूम हो जाती है। तो मार्केट के लिए कितना बचा? 8 लाख करोड़ की फसल बची। तर्क देखते जाइए, 8 लाख करोड़ की फसल बची। अब उसमें से 8 लाख करोड़ की फसल में से सरकारें जो हैं, शुगर केन का अगर प्राइस इंक्लूड कर लिया जाए तो लगभग 4 लाख करोड़ की फसलों का एमएसपी मूल्य पर खरीद हो जाती है। तो अब कितना बचा? 4 लाख करोड़। ये संपादकीय कहता है कि महज इस 4 लाख करोड़ रुपए की खरीद के लिए, जिसको अभी प्राइवेट प्लेयर या मार्केट खरीदता है, इसके लिए ही लीगल गारंटी की मांग की जा रही है। इसी के लिए एमएसपी को कानूनी अधिकार देने की बात की जा रही है। संपादकीय थोड़ा और आगे बढ़ता है। वो कहता है कि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो अभी भी तो खरीदता ही है ये 4 लाख करोड़ रुपए का मूल्य की फसलें, उन 23 फसलों में से, कि थोड़ा कम पे खरीदता है। वो कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमारी गणना है कि 25% का नुकसान होता है किसानों को इन फसलों पर। तो अभी जो 4 लाख करोड़ की फसलें थी वो प्राइवेट सेक्टर 3 लाख करोड़ पे खरीद लेता है। ये केवल इतना डिमांड कर रहे हैं कि अगर ये लीगल स्टेटस होता, एमएसपी को लीगल स्टेटस होता, तो प्राइवेट सेक्टर इसको 3 लाख करोड़ पे नहीं खरीद पाता, जो इसका उचित मूल्य है 4 लाख करोड़ रुपए, उस पर ही खरीदता। यानी कि देखिए पूरा मसला इस 1 लाख करोड़ का है। संपादकीय ने शुरुआत की थी ये कहते हुए कि गुलाटी और सैनी, जिनका एडिटोरियल वो आया था, वो कह रहे थे कि केवल 10% हिस्से के लिए भी 5.4 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि पूरा मसला ही जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बैठ रहा है, वो भी वो जो प्राइवेट प्लेयर्स खरीद रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जिस 1 लाख करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इसका बर्डन कोई सरकार के ऊपर नहीं है। अगर सरकार ये घोषित कर देती है कि एमएसपी मूल्य से नीचे कोई प्राइवेट प्लेयर इन फसलों को नहीं खरीद सकता, तो प्राइवेट सेक्टर को ही
या तो क्वांटिटी कम कर देनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर को, या फिर उसको ये क्वांटिटी उसके उचित मूल्य पर खरीदनी पड़ेगी। 3 लाख की जगह 4 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर को खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसे में ये 1 लाख करोड़ रुपए जिसका फायदा अभी कॉर्पोरेट सेक्टर उठाता है, प्राइवेट मार्केट उठाता है, उसका फायदा किसान उठा पाएंगे। किसानों के पास अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए और जाएंगे तो वो इसको ज्यादा खर्च कर सकेंगे। ग्रामीण इकोनॉमी जो है वो ज्यादा उफान पे आ सकेगी, ज्यादा ग्रो कर सकेगी। अगर वो ग्रो कर सकेगी तो हम जानते हैं कि चीजों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सरकार की आय भी तो बढ़ेगी। तर्क है और स्पष्ट तर्क है। इसके बाद वो कहते हैं कि अगला मुद्दा जो उठता था, एक तर्क का उन्होंने जवाब दे दिया। वो कहते हैं अगला मुद्दा जो बार बार उठाया जाता है, जो संपादकीय में भी उठाया गया था, जो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। एमएसपी की वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादा किसान वही गेहूं चावल उपजाते हैं जिनको सरकार एमएसपी पे खरीदती है। ये संपादकीय कह रहा है कि ये तर्क निरा बेईमानी है। कैसी बेईमानी है? कि अगर 23 फसलों की एमएसपी पर लीगल गारंटी मिल जाए तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाने का जो रुझान है वो बढ़ेगा, क्योंकि किसान इस बात के लिए फोर्स नहीं होंगे कि वो उन्हीं 2-3 फसलों को उगाएं, गेहूं चावल को उगाएं, जिनको सरकार अभी एमएसपी पे खरीदती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार भले ही 23 फसलों पर एमएसपी देती है, बट एमएसपी पे असल में सरकार द्वारा खरीद तो मुख्यतः 2 फसलों की होती है, गेहूं और चावल, और मान लीजिए एक और तीसरा गन्ना। बाकी फसलों के लिए किसान प्राइवेट सेक्टर पर ही निर्भर है। लेकिन इसलिए किसान फिर 2-3 फसलों पर ज्यादा फोकस करता है। इन 2-3 फसलों के सब मानते हैं कि नुकसान है, ये किसान भी मान रहे हैं नुकसान है, गुलाटी साहब भी मान रहे थे नुकसान है। वो कह रहे हैं नुकसान हटाने का तरीका क्या हो कि सब आप 2-3 नहीं 23 फसलों पर एमएसपी को लीगल गारंटी कर दीजिए। तो किसान क्यों केवल 2-3 फसलें उगाएगा? किसान उन सारी फसलों को उगा सकेगा जिस पर लीगल गारंटी है, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा। यानी कि किसान इस बात से बाहर आ जाएगा कि उसको केवल चावल गेहूं या गन्ना उगाना है, जिसके हम जानते हैं कि अपने आर्थिक भी नुकसान है देश को, और अपने एनवायरमेंटल नुकसान भी हैं। ये बड़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इनके लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। तो देश की जो वाटर टेबल लेवल है वो भी, जल स्तर जो है वो भी बिगड़ रहा है। ये दोनों लोग इससे सहमत है, दोनों पक्ष इससे सहमत हैं, लेकिन दोनों पक्षों के समाधान अलग अलग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अगली बात कही जाती है कि अतिरेक उत्पादन होता है एमएसपी की वजह से। तो दूसरा पक्ष, पहला पक्ष जो था वो क्या कहता था कि भाई एमएसपी हटा दीजिए, अतिरेक उत्पादन मार्केट उसको ठीक कर देगा। ये अलग बात कह रहे हैं कि अतिरेक उत्पादन तो इसलिए होता है ना भाई, क्योंकि 2 ही 3 फसलों पर एमएसपी असल में मिलती है। अगर सब फसलों पे मिलेगी तो एक तो अतिरेक उत्पादन की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसान सब फसलों को इस बात के लिए स्पष्ट होकर, इस बात के लिए श्योर होके उगा सकेंगे अपने खेतों में कि इनकी वाजिब कीमत उन्हें मिलेगी। और दूसरी चीज, इससे जो हम खाद्य तेल जो है हमारे, जिसके हम जानते हैं कि जिसका हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, या जो दलहन है, दालें जो हैं जिसका भी हम इंपोर्ट करते हैं, उन सबके इंपोर्ट से भी हमें राहत मिलेगी, क्योंकि उन 23 फसलों में कई तिलहन भी हैं, कई दलहन भी हैं। तो फिर उनका उत्पादन देश में होगा तो सरकार उनके इंपोर्ट पर जो खर्च करती है वो इंपोर्ट पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, और उसका एमएसपी क्योंकि किसानों को मिलेगा तो सारा पैसा भी अपने देश में रहेगा। एक और तर्क है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके उदाहरण भी हैं। उदाहरण ये है कि जब दलहन जो दाल की फसलें हैं उनका उत्पादन हमने बढ़ते हुए देखा है, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा है पिछले 4 सालों में, जब से सरकारों ने दालों की भी कुछ क्रॉप्स को एमएसपी पर लेना शुरू किया, लिमिटेड तौर पर ही सही लेना शुरू किया, तो उनका उत्पादन बढ़ा देश में। इंपोर्ट्स पर जो निर्भरता है, आयात पर जो निर्भरता है, उसमें कमी आई। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल हवाई बातें हैं, इसका उदाहरण हम देख चुके हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं? इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि भाई सारा बिल सरकार को नहीं देना पड़ेगा। अभी तो जो 2-3 फसलें हैं, सब किसान चाहते हैं कि उनकी सारी फसलें सरकार खरीद लें, क्योंकि किसान सरकारें ही एमएसपी मूल्य पर खरीदती हैं। प्राइवेट प्लेयर आमतौर पर बाजारों में कम मूल्य पर खरीदते हैं इसे। अगर सारी की सारी फसलों के लिए एमएसपी होगा तो बाध्यता सरकार पर नहीं होगी कि वो खरीदे। जो मार्केट है वो भी, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी उस मूल्य पर खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पर अत्यधिक दबाव आ जाएगा, किसान बल्कि फ्री हो जाएगा कि अब वो किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है।
इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अभी जो 23 फसलें हैं जिन पर एमएसपी दिया जाता है, उसमें खाद्यान्न आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है और कुछ कैश क्रॉप भी आती है, कोकोनट, शुगर केन, इस प्रकार की चीजें आती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि भारत अभी भी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक है, उसमें बहुत ही खराब हालत में है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि इन फसलों की डिमांड ही नहीं है, सरकार को खरीदना पड़ता है क्योंकि सरकार बाध्य है, अदरवाइज फसलों की डिमांड नहीं होती। देश भूखमरी सूचकांक में इतना पिछड़ा हुआ है, यानी कि फसलों की डिमांड तो है, कृषि के उपज की डिमांड तो है। तो ऐसे में जो इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई एमएसपी लगा दोगे तो मार्केट जो है वो फसलों को नहीं खरीदेगा और सारी फसलों को सरकार को ही खरीदना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि कैसा तर्क हुआ? देश भूखमरी सूचकांक में इतना पिछड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि देश में खाद्यान्न खरीदने वाले प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, सरकारें नहीं मिलेंगी या प्राइवेट प्लेयर नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो दूसरा उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि किसानों का भी जो शुगर केन किसान है, जो गन्ना किसान है, उनका कीमतें तो सरकारें तय करती हैं, लेकिन क्या आज तक आपने सुना कि प्राइवेट मिल ने गन्ना खरीदने से मना कर दिया? नहीं, दशकों से तो गन्ना खरीदा जा रहा है प्राइवेट मिल द्वारा। तो जब उसका बंद नहीं हुआ तो इन सब फसलों का कैसे बंद हो जाएगा जिनकी डिमांड ज्यादा है? उसके बाद वो कहते हैं कि क्या आपने सुना है कि जब इंडस्ट्रीज में मिनिमम वेजेस एक्ट लगाए गए, ये तय किया गया कि एक न्यूनतम आय आपको हर एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, क्या इसकी वजह से कोई इंडस्ट्री बंद हो गई? नहीं हुई ना। अगर उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद नहीं होती, अगर पेट्रोल डीजल पर सरकारों द्वारा टैक्स लगा देने से लोग पेट्रोल डीजल खरीदना नहीं छोड़ते, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फसलों पर एमएसपी लगा देने के बाद बाजार फसलों को खरीदना बंद कर देंगे? ये भी एक तर्क है। उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, किसानों के आय को इंश्योर करना, जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, जो किसान आंदोलन डिमांड कर रहा है, किसानों की आय को इंश्योर करना देश के खाद्यान्न सिक्योरिटी के लिए, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और खाद्यान्न सुरक्षा महज पेट पालने की बात नहीं है, खाद्यान्न सुरक्षा जुड़ा हुआ है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से और संप्रभुता से। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि 60 के दशक में देश को अपने संप्रभुता को बचाने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि वहां के करोड़ों पेट इस बात पर टिके होते थे, इस बात की आस लगाए होते थे कि शिप्स से चलकर जो विदेशों से खाद्यान्न आ रहा है वो भूख मिटाएगा। तो भारत को अपनी विदेश नीति ये सोच के बनानी पड़ती थी, ऐसे देश को हम संप्रभु नहीं कह सकते। तो जिस देश के पास खाद्यान्न सिक्योरिटी नहीं होती, वो कायदे से कभी संप्रभु नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं हो सकता। ये भी ये संपादकीय कह रहा है। और उसके बाद ये अंत करते हुए कहता है कि किसान जानते हैं, किसान इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी आर्थिक, राजनीतिक कारण नहीं है जो कि किसान को एमएसपी, जो उसका लीगल, उसका हक है, उसको लीगल रूप देने से रोके। और इसलिए किसान अपनी इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर वो हटे तो बहुत दूरी नहीं है कि हम फिर से 60 के दशक में शिप टू माउथ कहा जाता था, जैसे अंग्रेजी में मुहावरा है हैंड टू माउथ, लोग उतना ही कमाते हैं और जितना जीने के लिए चाहिए उतना ही कमाते हैं, तो हैंड टू माउथ जीते हैं। भारत की नीति के लिए विश्व में मजाक उड़ाया जाता था कि भारत पूरा देश शिप टू माउथ जीता है, यानी नावों से, जहाजों से अनाज उतरता है और भारत के भूखे लोग उसको खा लेते हैं। आज भारत अगर उभरती हुई विश्व शक्ति है तो इसलिए भी है क्योंकि खाद्यान्न सिक्योरिटी भारत को दशकों के प्रयासों के बाद मिली है, किसानों के प्रयासों के बाद मिली है। अब इसको बचाए रखने के लिए इन तर्कों की आवश्यकता है, ये तर्क किसानों द्वारा दे दिए गए। तो ये था आज का एडिटोरियल। हम आशा करते हैं आपको इससे एमएसपी पर एक बैलेंस्ड राय बनाने में, तर्क बनाने में सहायता मिलेगी। हम कल मिलेंगे आपसे नए एडिटोरियल्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।